लास्ट टाइम कंपैरिजन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन डिस्कस किया था फ्रॉम द चैप्टर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आज हम उसको थोड़ा सा आगे लेके चलेंगे और नेक्स्ट जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे इसी हवाले से, दैट इज़ कंपटीशन बिटवीन SN1 एंड SN2 रिएक्शन। कोर्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 2 है एंड माय नेम इज़ डॉक्टर ताहिर मकबूल। So objective of today's lectures are effect of concentration and reactivity of nucleophile on the fate of nucleophilic substitution reaction, dielectric constants and solvation with regard to solvent. Similarly, solvents and their polarities. We'll discuss different solvents and compare their polarities in the form of a table. And finally we will also discuss the effect of solvent polarity on the nucleophilic substitution reaction. So सबसे पहले जो हमने लास्ट डिस्कशन की थी उसमें हम बिल्कुल एक स्लाइड डिस्कस की थी जिसके अंदर हमने कहा था कि अगर if there is any alkyl halide which can undergo either SN2 और SN1 reaction, यानी कि जिसके अंदर दोनों रिएक्शन देने की कैपेबिलिटी है, जो दो हमने ग्रुप्स में उन्हें डिवाइड किया था, एक सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हैं और दूसरे प्राइमरी एंड सेकेंडरी बेंजीलिक और एलिलिक अल्काइल हैलाइड्स हैं। ये दो ग्रुप ऐसे थे जिनके अंदर कैपेबिलिटी है टू अंडरगो बोथ SN2 एंड SN1 रिएक्शन। सो कौन सा रिएक्शन डोमिनेट करेगा, कौन सी प्रोडक्ट ज़्यादा होगी, तो उसके लिए हमने तय किया था कि 3 कंडीशन विल डिटरमिन विच रिएक्शन विल प्रीडोमिनेट। तो डोमिनेंसी जो है वो डिपेंड करती है 3 कंडीशंस के ऊपर। द फर्स्ट वन वाज द कंसंट्रेशन ऑफ द न्यूक्लियोफाइल, द सेकंड वन वाज द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, एंड फाइनली द सॉल्वेंट इन विच द रिएक्शन इज बीइंग कैरिड आउट. So in today's discussion we will focus on these 3 conditions and how these conditions like concentration, reactivity or solvent play a role in order to determine the predominancy of SN1 or SN2 reaction for an alkyl halide which can undergo either of these reaction. So let's start with the first, that is the concentration of the nucleophile. अब कंसंट्रेशन कैसे अफेक्ट कर सकती है, इस चीज़ को देखने के लिए हमें, चूँकि हम SN1 और SN2 का देख रहे हैं कि प्री डोमिनेट कौन करेगा, दूसरे लफ्ज़ों में जिसका रेट ऑफ रिएक्शन ज़्यादा होगा वही प्रोडक्ट डोमिनेट करेगी, तो इसलिए हमें सबसे पहले उनके रेट लॉज को देखना होगा जिनको हम इंडिविजुअली भी डिस्कस कर रहे हैं। अब ये जो रेट लॉ है दैट इज़ फॉर SN2 रिएक्शन। अब यहाँ पे इसका जो रेट है हमने तय किया था, इट इज़ डिपेंडेंट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड एंड न्यूक्लियोफाइल। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी बड़ी डिटेल के साथ कि इफ़ वी डबल द कंसंट्रेशन ऑफ अल्काइल हाइड द रेट ऑफ एन SN2 रिएक्शन विल गेट डबल, इफ़ वी डबल द न्यूक्लियोफाइल it will also get double, if we double the amount of both the alkyl halide and the nucleophile the rate of reaction will be 4 times. So यहाँ से फिर हमने ये रेट लॉ की एक्सप्रेशन डिराइव किया था। तो हमने SN2 रिएक्शन को जो है ना वो बाई मालिकुलर रिएक्शन कहा था कि इसमें जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके अंदर 2 मालिक्यूल की कंसंट्रेशन इन्वॉल्व है। तो SN2 रिएक्शन के केस में अल्काइल हाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों की कंसंट्रेशन के ऊपर आपका रेट डिटर्मिनिंग स्टेप डिपेंड करता है। जब हम SN1 का जिक्र किया था तो उसमें हमने तय किया था कि चूँकि जो स्लो स्टेप है दैट इज़ द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन फ्रॉम द अल्काइल हैलाइड, इट ओनली इन्वॉल्व्स अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का रोल नहीं है, इस वजह से रेट लॉ के अंदर भी उसकी कंसंट्रेशन कोई जो है वो रोल प्ले नहीं करती। तो अब जब हम एक रिएक्शन जिसके अंदर ये दोनों ही रिएक्शन हो सकते हैं तो उसका रेट को अगर हम स्टडी करना चाहेंगे देन वी शुड हैव टू कंबाइन दीज रेट लॉज। दूसरे लफ्ज़ों में जो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो सम होगा ऑफ द इंडिविजुअल रेट लॉज। तो यहाँ पे हमने उनको सम कर दिया। द रेट लॉ फॉर ए रिएक्शन ऑफ एन अल्काइल हाइड दैट कैन अंडरगो बोथ द रिएक्शंस साइमल्टेनियसली इज़ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेट लॉज। सो यहाँ पे हमने SN2 का ये देखें, ये जो है ये SN2 की तरफ से कंट्रीब्यूशन होगी ओवरऑल रेट के ऊपर और ये SN1 से कंट्रीब्यूशन होगी।
अब हम अगर SN2 के हवाले से अभी हमने जिक्र किया कि चूँकि उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व है, तो अगर हम इसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। लेकिन अगर हम SN1 की कंट्रीब्यूशन में देखें तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। सो अगर हम इंक्रीज़ करते हैं न्यूक्लियोफाइल की कंसनट्रेशन, इट हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। दूसरे लफ्ज़ों में उस रिएक्शन मीडियम के अंदर जिसके अंदर एक ऐसा अल्काइल हैलाइड है विच कैन गिव साइमल्टेनियसली बोथ SN1 एंड SN2 रिएक्शन, उसमें अगर आप कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल को इंक्रीज़ करते हैं तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन ही इंक्रीज़ होगा, SN1 रिएक्शन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज़ हाउ डज रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैन अफेक्ट। अब इसमें दो केसेस हो सकते हैं। पहला केस क्या है, इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीजेज द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन। ये चीज़ हमने डिस्कस की थी कि SN2 रिएक्शन के अंदर न्यूक्लियोफाइल जो कि अटैक करता है और सिंगल स्टेप रिएक्शन है, तो वहाँ पे जो रिएक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल है अगर आप इंक्रीज़ करते जाएंगे तो रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। ये चीज़ हम SN2 रिएक्शन के अंदर डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि द ओनली स्टेप ऑफ एन SN2 रिएक्शन इज़ अटैक ऑफ द न्यूक्लियोफाइल ऑन द अल्काइल हैलाइड। अब चूँकि न्यूक्लियोफाइल बजाते खुद यहाँ पे चौधरी है, तो इसकी रिएक्टिविटी ये चौधरी जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतना ही रेट ऑफ SN2 रिएक्शन क्या होगा, तेज़ होगा। सो मोर एक्टिव न्यूक्लियोफाइल बेटर एबल टू डिस्प्लेस द लिविंग ग्रुप। एक कमज़ोर न्यूक्लियोफाइल ले लें, वीक न्यूक्लियोफाइल ले लें, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल ले लें, डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल जो है उसकी एबिलिटी टू डिस्प्लेस द लिविंग ग्रुप क्या होगी, बेटर होगी। तो अगर आप इंक्रीज़ कर देते हैं रिएक्टिविटी तो SN2 रिएक्शन तो डेफिनेटली क्या होगा, उसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। ये वैसे ही है जैसे आपने कंसनट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल इंक्रीज़ किया तो क्या हुआ, रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इंक्रीज़ हुआ, SN1 की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ा। यहाँ पे क्या है, अगर आप रिएक्टिविटी इंक्रीज़ करते हैं तो SN2 रिएक्शन क्या होगा, उसका रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। तो व्हाट अबाउट SN1 रिएक्शन, इंक्रीजिंग द रिएक्टिविटी ऑफ द न्यूक्लियोफाइल हैज़ नो इफेक्ट ऑन द रेट ऑफ SN1 रिएक्शन। रीज़न वही है जो इसकी कंसनट्रेशन के हवाले से हमने डिस्कस की है। द स्लो स्टेप ऑफ एन SN1 रिएक्शन डज नॉट इन्वॉल्व द न्यूक्लियोफाइल। अब उसका जो रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है उसके अंदर न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व ही नहीं है, तो अगर आप उसके बाद वाले स्टेप में न्यूक्लियोफाइल के आता है वो फास्ट स्टेप है, अगर उसमें न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ भी कर देंगे तो उसकी वो तो पहले ही फास्ट है, तो वो रेट के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। रेट के ऊपर इफेक्ट सिर्फ किसका होता है, स्लो स्टेप का या रेट डिटर्मिनिंग स्टेप का। तो वो स्लो स्टेप के अंदर तो न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है, दैट इज़ वाई उसकी रिएक्टिविटी को इंक्रीज़ करें या डिक्रीज़ करें तो रेट ऑफ SN1 रिएक्शन की सेहत पे कोई असर नहीं पड़ेगा। सो अब हम इन देख सकते हैं अगर हम रिएक्टिविटी की बात करें तो गुड न्यूक्लियोफाइल का मतलब मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल। अ गुड न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एन SN2 रिएक्शन, अ पुअर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एन SN1 रिएक्शन। इसका मतलब ये नहीं कि पुअर न्यूक्लियोफाइल का रोल है SN1 रिएक्शन, इसका मतलब ये है कि चूँकि जब आप न्यूक्लियोफाइल को पुअर कर देंगे तो SN2 रिएक्शन जो है वो अनफेवरेबल हो जाएगा। तो अल्टीमेटली इफेक्ट क्या आएगा कि हम कहते हैं कि ये SN2 रिएक्शन अनफेवरेबल हो जाएगा, तो अल्टीमेटली हम क्या कह सकते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है उसका रेट ये इंक्रीज़ हो जाएगा। सो बाय डिक्रीजिंग द रेट ऑफ कंपीटिंग SN2 रिएक्शन। ये इसी तरह जैसे वो अक्सर ड्रामों में डायलॉग आपने सुना होगा, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। तो यहाँ पे पुअर न्यूक्लियोफाइल जो है वो SN2 का दुश्मन है, तो SN1 का ये क्या हो गया, दोस्त हो गया। दैट इज़ वाई पुअर न्यूक्लियोफाइल फेवर्स एन SN1 रिएक्शन। हालांकि डायरेक्ट कोई दोस्ती नहीं है, डायरेक्ट कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन चूँकि वो दुश्मन SN2 रिएक्शन का दुश्मन है, दैट इज़ वाई SN1 रिएक्शन को वो फेवर करेगा, ये इसलिए हम कह देते हैं। चलें जी। सो अगर हम इन दोनों यानी रिएक्टिविटी और कंसनट्रेशन दोनों को कंबाइन करके कंक्लूजन्स ड्रा करना चाहें रिगार्डिंग कंसनट्रेशन और एक्टिविटी ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हम कह सकते हैं एन SN2 रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय ये हाई कंसनट्रेशन, यानी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ कर दें ऑफ अ गुड न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियो को क्या कर दें, गुड कर दें। गुड से मुराद मोर रिएक्टिव। तो हाईली रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल इन हाई कंसनट्रेशन विल फेवर SN2 रिएक्शन, वाइल ऑन द अदर हैंड SN1 रिएक्शन में क्या होगा, कंसनट्रेशन आपने इसको क्या करना है, कंसनट्रेशन को लो कर देना है। अगर लो कंसनट्रेशन करेंगे तब भी SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगा, और पुअर न्यूक्लियोफाइल ले लेंगे तब भी SN1 रिएक्शन फेवरेबल होगा। अब पुअर न्यूक्लियोफाइल जो है
वो SN2 रिएक्शन को चूँकि फेवर नहीं करेगा, इसलिए SN1 रिएक्शन क्या हो जाएगा, इवेंचुअली मतलब उसके चांसेस होने के ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये आपने थोड़ा सा ज़हन में अपने पास रख लें कि SN2 रिएक्शन इज़ फेवर्ड बाय हाई कंसनट्रेशन ऑफ गुड न्यूक्लियोफाइल, और इसका रिवर्स क्या है, लो कंसनट्रेशन ऑफ अ न्यूक्लियोफाइल, कंसनट्रेशन लो कर दें या पुअर न्यूक्लियोफाइल आप ले लें, तो दोनों सूरतों में क्या होगा, SN1 रिएक्शन क्या करेगा, फेवरेबल हो जाएगा। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं। अब सॉल्वेंट के इफेक्ट को डिस्कस करने से पहले हमें थोड़ा सा सॉल्वेंट्स और उनकी जो जनरल रोल है केमिकल रिएक्शन में, उसको हमें डिटेल से देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कॉन्सेप्ट होगा तो ही आप आगे जाके देख सकेंगे कि कौन सा सॉल्वेंट किसके लिए फेवरेबल है। ठीक है, तो सॉल्वेंट जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है कि SN2 और SN1 रिएक्शन में कौन सी चीज़ प्रीडोमिनेट करती है। तो हमें सॉल्वेंट को पहले डिस्कस करना पड़ेगा। जब हमें सॉल्वेंट को देखना है तो सॉल्वेंट के लिए हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्वेशन को भी देखना पड़ेगा। अब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं रिमाइंड करवा देता हूँ। इट इज़ अ मेजर ऑफ हाउ वेल द सॉल्वेंट कैन इंसुलेट अपोजिट चार्जेस फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, इट इज़ a measure of how well the solvent can insulate opposite charges from one another। insulate करने का मतलब क्या है कि जो आपकी स्पीशी है, आपने सॉल्वेंट के अंदर जो सल्यूट या जो भी सबस्ट्रेट आपने डाला है, उसके अगर चार्जेस हैं तो उनको एक दूसरे से इंसुलेट करने में जितनी एबिलिटी सॉल्वेंट की ज़्यादा होगी, उतना ही उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होगा। अब यहाँ पे देख लें कि ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है कि ये हमने पहले भी थोड़ी सी डिस्कस की थी कि जब आप किसी आयनिक कंपाउंड को सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो नेगेटिव चार्ज को सराउंड कर लेते हैं उसके पॉजिटिव पार्ट्स, और पॉजिटिव पार्ट को उसके सराउंड कर लेते हैं उसके नेगेटिव पार्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली ये आयन है और यहाँ पे ये दो डायपोल हैं, हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव और ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, दीज आर डायपोल। तो बेसिकली दिस इंट्रैक्शन इज बिटवीन दिस आयन एंड दीज डायपोल्स, दिस आयन एंड दिस डायपोल। अगर Y के ऊपर नेगेटिव है देन पॉजिटिव चार्जेस उसको सराउंड करेंगे, तो इसको हम कहेंगे आयन डायपोल इंट्रैक्शन बिटवीन अ नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज एंड वाटर। वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट ओवर हेयर। और यहाँ पे क्या है, आयन डायपोल इंट्रैक्शन है बिटवीन अ पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज एंड वाटर। अब यहाँ पे एक बात जहन में रहे कि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की एबिलिटी है, और वो हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर के तौर पे पोलर सॉल्वेंट्स के अंदर आता है, प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट। ओके जी, तो यहाँ पे ये तय आ गया, सॉल्वेंट मालिक्यूल इंसुलेट करते हैं चार्जेस को बाय क्लस्टरिंग अराउंड अ चार्ज, यानी कि ये उसको घेर लेते हैं, जिस तरह सॉरी, इस तरह उधार देने वाले को घेरते हैं, इसी तरह आपके जो सॉल्वेंट के मालिक्यूल है ये क्या कर लेते हैं, इंसुलेट कर लेते हैं बाय क्लस्टरिंग अराउंड अ चार्ज। चलें जी, अब ये जो इंट्रैक्शन हो रही है, जो हमने अभी डिस्कस की कि नेगेटिव चार्ज की इंट्रैक्शन वाटर के साथ हो रही है विद पॉजिटिव पार्ट, एंड पॉजिटिव चार्ज की जो इंट्रैक्शन हो रही है विद नेगेटिव पार्ट ऑफ द वाटर, तो ये जो है इस इंट्रैक्शन को हम नाम देते हैं सॉल्वेशन का। द इंट्रैक्शन बिटवीन अ सॉल्वेंट एंड आयन आर मॉलिक्यूल डिजॉल्व्ड इन दैट सॉल्वेंट इज कॉल्ड सॉल्वेशन। क्या कहलाता है ये, सॉल्वेशन। ठीक है, क्योंकि इस इंट्रैक्शन का जिक्र बार बार आना है, सॉरी, तो इस वजह से इसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया। सो पोलर सॉल्वेंट की बात करें तो जाहिर बात है, जितना सॉल्वेंट पोलर होगा, जितनी उसके अंदर पोलैरिटी ज़्यादा होगी, उतनी आयन डायपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी। जितनी आयन डायपोल इंट्रैक्शन ज़्यादा होगी, उतनी उसके अंदर कैपेसिटी जो है सॉल्वेशन की ज़्यादा होगी। सो पोलर सॉल्वेंट हैव हाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड दस आर वेरी गुड एट इंसुलेटिंग चार्जेस, यानी सॉल्वेशन बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। जबकि अगर हम नॉन पोलर सॉल्वेंट लेंगे, वहाँ पे तो डाइपोल्स हैं ही नहीं है, बनते भी हैं तो इंस्टेंटेनियसली बनते हैं, तो दैट इज़ वाई नॉन पोलर सॉल्वेंट हैव लो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स आर पुअर इंसुलेटर, तो वो फिर उन चार्जेस को इंसुलेट नहीं कर पाएंगे। ये टेबल है, इस टेबल के अंदर दो कैटेगरीज के अंदर जो है वो डिवाइड किया गया है सॉल्वेंट्स को। एक हैं प्रोटिक सॉल्वेंट्स और दूसरे हैं एप्रोटिक सॉल्वेंट्स। प्रोटिक सॉल्वेंट्स कौन से होते हैं आपको पता है, जिनके अंदर हाइड्रोजन अटैच होता है विद अ स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन।
तो यहाँ पे ये जितने भी सॉल्वेंट हैं इनके अंदर हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अटैच है, हमने जो शो किया है। तो यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट यानी कि ये हाइड्रोजन बॉन्ड डोनर सॉल्वेंट हैं एक तरह के। तो इनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अगर आप कंपेयर करें तो हाईएस्ट किसका है, वाटर का है। और अगर हम एथेनॉल और वाटर को कंपेयर करें तो ये तकरीबन 3 गुना एथेनॉल का कम है। ठीक है, मेथनॉल का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एथेनॉल से ज़्यादा है, दूसरे लफ्ज़ों में मेथनॉल ज़्यादा पोलर है। तो ये वैल्यूज़ हमारे लिए काम आती हैं जब हम सॉल्वेंट टू सॉल्वेंट एक दूसरे को कंपेयर करते हैं, चाहे हम प्रोटिक को आपस में कंपेयर करें या प्रोटिक को एप्रोटिक से कंपेयर करें। तो ये जो है कर सकते हैं। इसी तरह अब हम एप्रोटिक सॉल्वेंट, ये एप्रोटिक पोलर सॉल्वेंट्स हैं। जिस तरह DMSO का स्ट्रक्चर हमने जिक्र किया था कि इनमें जो पॉजिटिव चार्ज है वो हाइड होता है और जो नेगेटिव चार्ज है वो रिलेटिवली नेकेड होता है, पॉइंटेड होता है सरफेस से। तो यहाँ पे इनका आपको जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो काफ़ी सिग्निफिकेंट नज़र आता है। आप देख लें कि DMF डाइमेथाइल सल्फर ऑक्साइड जो है, हालांकि एप्रोटिक सॉल्वेंट है, लेकिन उसका जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो मेथनॉल से ज़्यादा है, 47 है। सिमिलरली एसीटोनाइट्राइल है, DMF है। ये DMS और DMF का जिक्र हमने किया था जब हमने रोल ऑफ सॉल्वेंट पहले भी डिस्कस किया था SN2 के हवाले से शायद, या SN1 के हवाले से। तो ये पहले से हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। तो ये टेबल आपको हेल्प आउट करता है कि सॉल्वेंट की पोलैरिटी को आपस में कंपेयर करने के लिए। चलेंगे आगे चलते हैं। नाउ इफ़ द रिएक्शन इज कैरीड आउट इन अ पोलर सॉल्वेंट, जो आयंस जो बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, सॉल्वेट हो जाएंगे। पोलर सॉल्वेंट है ना, उसके पास कैपेसिटी है सॉल्वेंट सॉल्वेशन की। तो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन होगी तो वो क्या हो जाएंगे, सॉल्वेट हो जाएंगे। अब अगर हम सिंगल आयन डाइपोल इंट्रैक्शन की बात करें तो ये कोई ट्रू बॉन्ड तो नहीं है, सिंपल आपने वैन डर वाल्स फोर्सेस के अंदर इसे पढ़ा होगा। तो दिस इज़ नॉट अ वेरी सिग्निफिकेंट अगर आप सिंगल की बात करें। लेकिन अगर आप एडिटिव इफेक्ट की बात करें, क्योंकि एक आयन डाइपोल इंट्रैक्शन तो नहीं होती, बहुत सारे मालिक्यूल सॉल्वेंट के क्या करते हैं, आपके नेगेटिव चार्ज को और इसी तरह बहुत सारे मालिक्यूल जो है वो पॉजिटिव चार्ज को क्लस्टर करते हैं, घेर लेते हैं। तो यहाँ पे फिर जब वो एडिटिव इफेक्ट आता है तो वो जो है वो ग्रेट डील ऑफ एनर्जी के साथ एसोसिएट होता है। इसको हम आगे डायग्रामेटिकली भी देखेंगे। These ion dipole interaction provide much of the energy necessary for dissociation of carbon halogen bond। जब आप अल्काइल हैलाइड के ऊपर आते हैं और उसको सॉल्वेंट के अंदर प्रोटिक पोलर सॉल्वेंट के अंदर जब आप डाल रहे हैं तो वहाँ पे जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन का एडिटिव इफेक्ट है वो बड़ा सिग्निफिकेंट होता है। तो दूसरे लफ्ज़ों में जो हम कहते हैं ना कि अल्काइल हैलाइड, ख़ासकर SN1 की बात कर रहे हैं, तो SN1 में जब हम कहते हैं कि जनाब अल्काइल हैलाइड इन्वॉल्व है और हैलोजन चला जाता है, तो हैलोजन ऐसे ही नहीं चला जाता है कि कार्बन हाइड्रोजन की लड़ाई हुई और हैलोजन जो है वो घर छोड़ के चला गया, ऐसे नहीं होता। इसमें सॉल्वेंट का रोल बड़ा प्रोमिनेंट होता है। बेसिकली वही जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है वो एनर्जी प्रोवाइड करती है सॉल्वेशन के लिए या डिसोसिएशन के लिए। आपको पता है ना, बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए क्या चाहिए होती है, एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। तो कार्बन हैलोजन का बॉन्ड बैठे बिठाए तो ब्रेक नहीं हो जाना बगैर एनर्जी के। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो बेसिकली आयन डाइपोल इंट्रैक्शन है। तो ये इतना ऑटोमेटिक नहीं होता कि SN1 रिएक्शन अल्कलाइल हाइड बैठा था, मौसम अच्छा था और उसके जहन में आया यार चलो यार अल्काइल हैलाइड बैठा था, मौसम अच्छा था और उसके जहन में आया चलो यार वो आज ना SN1 रिएक्शन करके देखते हैं, चलो कार्बोकैटाइन बना के देखते हैं। हैलोजन को कहता है चल तू दफ़ा हो जा। तो ऐसा नहीं है, और हैलोजन चुप करके जो है ना अपना सामान बांध के यानी कि इलेक्ट्रॉन लेकर चली जाती है, ऐसा नहीं है। बेसिकली सॉल्वेंट जो है उसकी जो आयन डाइपोल इंट्रैक्शंस हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करती हैं इस बॉन्ड ब्रेकिंग के लिए, डिसोसिएशन के लिए। अगर हम अंग्रेजी में इसकी बात करें तो द अल्काइल हैलाइड डज नॉट फॉल अपार्ट स्पॉन्टेनियसली। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या आता है कि खुद ब खुद अलहदा नहीं होता। पोलर सॉल्वेंट मालिक्यूल पुल इट अपार्ट। ये पोलर सॉल्वेंट के मालिक्यूल होते हैं, यानी जो जालम समाज होता है वो बेसिकली इन दोनों की अलहदगी का बायस बनता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर जालिम समाज नहीं है तो इनके दरमियान स्पॉन्टेनियसली तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा कार्बन हैलोजन बॉन्ड। तो इसका मतलब क्या है कि अगर पोलर सॉल्वेंट ना हो या दूसरे लफ्ज़ों में आयन डाइपोल इंट्रैक्शन ना हो तो ये जो रिश्ता है ये नहीं टूट सकता। तो इसका मतलब क्या है कि नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर SN1 रिएक्शन
आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सॉल्वेंट के मालिक्यूल उसको पुल अपार्ट नहीं करेंगे। जब सॉल्वेंट के मालिक्यूल उसको अलहदा नहीं करेंगे तो बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा, बॉन्ड नहीं ब्रेक होगा तो कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा, कार्बोकेटाइन नहीं बनेगा तो SN1 रिएक्शन नहीं होगा। सिमिलरली गैसियस फेज रिएक्शन में तो जालिम समाज बिल्कुल ही नहीं है, बिल्कुल ही गायब हो गया है, ठीक है ना, खला में है। तो वहाँ पे गैसियस फेज रिएक्शन के अंदर तो यहाँ पे सॉल्वेंट मालिक्यूल का होना बिल्कुल नामुमकिन है, तो उस सूरत में भी SN1 रिएक्शन नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें एक बात पता चल गई कि SN1 रिएक्शन के अंदर जो स्लोएस्ट स्टेप है उसके अंदर आपका जो रिएक्टेंट अल्काइल हैलाइड है वो स्पॉन्टेनियसली ब्रेक नहीं होता, बल्कि जो सॉल्वेंट मालिक्यूल हैं वो आते हैं, वो इंटरेक्ट करते हैं with halogens that is partially negative charge एंड कार्बन दैट इज़ पार्शली पॉजिटिव चार्ज, यानी कि थोड़े बहुत उनके दरमियान जो है चपकलिश है उसको वो फिर हवा देते हैं, उसको एक दूसरे से खींचते हैं, लेकिन इतनी नहीं है कि बॉन्ड खुद ब खुद ब्रेक हो जाए। तो फिर सॉल्वेंट मालिक्यूल क्या करते हैं, जलती पे तेल डालते हैं, और उस जलती पे तेल जब डाला जाता है तो फिर आपका SN1 रिएक्शन जो है वो फिजिबल होता है, यानी कार्बोकेटाइन बनता है। अगर जालिम समाज नहीं है, यानी कि नॉन पोलर सॉल्वेंट है, या फिर समाज बिल्कुल ही नहीं है, यानी कि गैसियस फेज रिएक्शन है, तो SN1 रिएक्शन नहीं हो सकता। चलें जी, इसको ये अब जनरल हमने ये तो जस्ट सरेरा जो है, चूँकि आयन डाइपोल इंट्रैक्शन के हवाले से बात थी तो इसलिए हमने SN1 का जिक्र कर दिया। हम इसको डिटेल में आगे फिर डिस्कस करेंगे, जिसमें हम सिर्फ रोल ऑफ सॉल्वेंट के ऊपर कंसंट्रेट करेंगे कि सॉल्वेंट क्या क्या रोल प्ले करता है। इसी चीज़ डिस्कशन को आगे लेके चलेंगे। तो फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। इसकी टेक्स्ट या डिटेल आपने देखनी हो तो you can consult Organic Chemistry by Paula by Bruce। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह।